इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 5, जिसका नाम है अभाज्य समय। पेज नंबर 120 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 1। इससे पहले वाली जो भी प्रश्न हैं वो सभी में प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 1 है, क्या निम्नलिखित संख्या योग सहवाच्य संख्याएं हैं? यानी कि इसमें हमें कुछ संख्या युग्म दिए हुए हैं, हमें बताना है वो सहवाद्य है या नहीं। पहले अनुमान लगाइए, फिर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके अपने उत्तर की जांच कीजिए। यानी कि पहले अनुमान लगाना है सहवाद्य है या नहीं, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड करके अपने उत्तर की जांच करनी है। तो इसमें 4 भाग है, सभी भागों को हम इसी वीडियो में हल करेंगे। सबसे पहले है ए में है 30 और 45। संख्या क्या है? 30 है और 45 है। अब पहले अंदाजा लगाना है ये सहवाद है या नहीं। तो अंदाजे से ये सहवाद नहीं है। अब इसे हल करके देखें। पहले हम 30 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 45 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले करते 30 के। 30 के करें यहाँ पर, ये 30। 30 एक सम संख्या है। कैसी संख्या? सम। अगर सम संख्या है तो 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, यह हो गया 1, संख्या हो गई 10, 2 पंजे 10। अब ये 15 में भाग जाएगा 3 से, तो 3 का भाग दे, 3 पंजे 15, 5 में जाएगा 5 से, 5 एकम 5। ये हो गए 30 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम करेंगे 45 के, तो यहाँ करें 45 के अभाज्य गुणनखंड। 45 में भाग जाएगा 3 से, किससे भाग जाएगा? 3 से, यानी 3 एकम 3, यहाँ बच गया 1, संख्या होगी 15, 3 पंजे 15, 15 में भाग जाएगा 3 से, ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 5 में जाएगा 5 से, 5 एकम 5, यानी कि ये हो गए 30 के अभाज्य गुणनखंड। यानी ये हो गए 30 के अभाज्य गुणनखंड और ये हो गए 45 के अभाज्य गुणनखंड। अब इनको हम लिखेंगे, तो पहले लिखें 30 के अभाज्य गुणनखंड। ये क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 5, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा में 3 गुणा में 5। अब है 45 के, तो यहाँ लिखें 45। 45 के 3 गुणा 3 गुणा 5, तो यहाँ करें 3 गुणा में 3 गुणा में 5। अब हम देखते हैं सार गुणनखंड। क्या देखते हैं? सार गुणनखंड। तो यहाँ लिखें सार गुणनखंड, गुणनखंड। अब सार गुणनखंड का मतलब सम में हो, यानी दोनों में हो। दोनों में क्या है? 3 इसमें है, 3 इसमें, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 गुणा, और क्या है? 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो यहाँ लिखेंगे 5। 3 और 5 है दोनों में, यानी कि इसके सार गुणनखंड क्या है? 3 और 5। ये सहभाज्य संख्या नहीं होगी। सहभाज्य संख्या कब होती है? जब उनका गुणनखंड केवल और केवल 1 होता है, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे सह अभाज्य, अभाज्य नहीं है। ये हो जाएगा हमारा ए भाग का उत्तर, सहभाज्य नहीं है। अब हम करेंगे इसका बी भाग। बी में संख्या है 57 और 85। तो पहले तो अंदाजा लगाना है कि ये सहभाज्य है या नहीं, तो अंदाजे से ये नहीं है। अब देखते हैं या नहीं। तो पहले करेंगे 57 के अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद करेंगे 85 के। तो यहाँ करें 57 के अभाज्य गुणनखंड। 57 में भाग जाएगा 3 से, किससे जाएगा? 3 से, यानी हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ बच गया 2, संख्या हो गई 27। 3 का भाग 27, 3 नमा 27। 19 में भाग जाएगा 19 से, या 19 एकम 19, यानी कि ये हो गए 57 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम करेंगे 85 के, तो यहाँ करें 85 के। 85 में भाग जाएगा 5 से, ये हो जाएगा 5 एकम 5, यहाँ हो जाएगा 3, संख्या हो गई 35, 5 सत्ते 35, 17 बार। और 17 में जाएगा 17 से, 17 एकम 17, यानी ये हो गए 85 के अभाज्य गुणनखंड। अब इन दोनों को हम लिखेंगे, यहाँ हो गए 57। 57 के गुणनखंड क्या है? 3 और 19, यानी हो जाएगा 3 गुणा में 19। अब 85 के, तो यहाँ लिखे 85 के अभाज्य गुणनखंड। यह 5 गुणा में 17, तो यहाँ लिखे 5 गुणा में 17। अब हम लिखेंगे सार गुणनखंड। क्या?
सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड यानी कि दोनों में हो, सब में हो। सब में क्या है? दोनों में। 3 इसमें है तो 3 इसमें नहीं, 19 इसमें है तो 19 इसमें नहीं, 5 इसमें है तो 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें है तो 17 इसमें नहीं है। जब कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं होता है तो होता है सार्वगुणनखंड एक। क्योंकि अगर हम इसमें 1 से गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे इसमें 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी सार्वगुणनखंड क्या है? सार्वगुणनखंड है एक, यानी सार्वगुणनखंड है एक। और जब सार्वगुणनखंड एक होता है तो संख्या होती है सहअभाज्य। कैसी होती है? सहअभाज्य। इसका मतलब ये युग सहअभाज्य है, तो यहाँ लिखेंगे सहअभाज्य। अभाज्य है, सहअभाज्य है, यानी कि बी भाग का उत्तर क्या होगा? बी भाग का उत्तर हो जाएगा सहअभाज्य है, और ए भाग का उत्तर है सहअभाज्य नहीं है। बी भाग का उत्तर हो गया सहअभाज्य है। अब इससे हम करेंगे इसका सी भाग। उसके लिए अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करेंगे इसका सी भाग। सी भाग में है 121 और 1331। अब हम पहले अंदाजा लगाएं ये सहभाज्य है या नहीं, तो मेरे हिसाब से ये सहभाज्य नहीं है। अब इसे करके देखते हैं, यानी कि 121 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 1331 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले करते हैं 121 के, तो यहाँ करें 121 के अभाज्य गुणनखंड। 121 में भाग जाएगा 11 का, किसका? 11 का, यानी 11 एकन 11, यहाँ बचेगा 1, फिर संख्या हुई 11, 11 एकन 11, 11 में फिर जाएगा भाग 11 से, 11 एकन 11, यानी कि 121 के गुणनखंड होंगे 11 गुणा 11। अब कर ले 1331 के, तो यहाँ करें 1331 के। 1331 में भी भाग जाएगा 11 से, तो 11 का भाग करें, यहाँ हो जाएगा 11 एकन 11, यहाँ बचेगी संख्या 2, तो यहाँ 3 संख्या हुई 23। अब 11 का भाग 23 में, तो 11 दूनी 22, यहाँ बचेगा 1, संख्या हो गई 11, 11 एकल 11, यानी 121 बार। 121 अब फिर 11 से भाग देंगे, यानी 11 एकल 11, यहाँ बचेगा 1, फिर 11, 11 एकल 11, 11 फिर भाग जाएगा 11 से, 11 एकल 11, यानी कि ये हो गए 1331 के अभाज्य गुणनखंड। अब इनको लिखेंगे, यानी कि ये है 121 के अभाज्य गुणनखंड। क्या है? 11 गुणा 11, तो यहाँ लिख लिया हमने 11 गुणा 11, यहाँ 1331, तो ये करें 1331 बराबर 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 गुणा 11 गुणा 11। अब लिखेंगे सार्वगुणनखंड। क्या देखेंगे? सार्वगुणनखंड, तो यहाँ लिखें सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड क्या है? 11 इसमें है, 11 इसमें भी है, तो यहाँ लिखेंगे 11 गुणन, अगला 11 इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ भी लिखेंगे 11 है, यानी कि सार्वगुणनखंड है 11 और 11 है। इसका मतलब एक के अलावा और भी गुणनखंड है। अगर एक के अलावा और भी गुणनखंड होते हैं तो सहभाज्य संख्या नहीं होती। तो क्या लिखेंगे? या लिखेंगे सहअभाज्य, अभाज्य, अभाज्य नहीं, नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा? यानी कि सी का उत्तर होगा सहभाज्य नहीं है। अब हम करेंगे इसका लास्ट भाग, यानी कि भाग डी। भाग डी में संख्या है 343 और 216। तो पहले हम करेंगे 343 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ करें 343 के अभाज्य गुणनखंड। 343 से भाग जाएगा 7 से, किससे? 7 से, तो 7 का भाग करें, यानी ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 3 की 7 चौक 28, यहाँ बचेगा 6 और 3 एक संख्या होगी 63। 7 का भाग 63 में, 7 नमा 63, 49 भाग, 49 में भाग जाएगा 7 से, 7 सत्ते 49, 7 फिर जाएगा 7 से, 7 एकम 7, यानी कि ये होगा 343 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम करेंगे 200, अब हम करेंगे 216 के अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ लिखे 216। 216 की सम संख्या है, यानी 2 का भाग जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 1 में भाग नहीं जाएगा तो 0। अब 16 में देंगे 2 अट्ठे 16, यानी 108 बार। 2 का भाग फिर देंगे, 2 पंजे 10
और 2 चौक 8, 54 बार। 2 का भाग फिर देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ बच गया 1, संख्या हो गई 14, 2 सत्ते 14, 27 बार। 27 में भाग जाएगा 3 से, 3 नौ 27, 9 में जाएगा 3 से, 3 दिया 9, 3 में जाएगा 3 से, 3 एकम 3, यानी ये हो गए 2 से 16 के अभाज्य गुणनखंड। अब इनको लिखेंगे, यानी ये है 343, 343 के अभाज्य गुणनखंड। क्या है? 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 गुणा में 7 गुणा में 7। अब है 2 से 16 के, तो यहाँ लिखे 2 से 16 बराबर 1 2 3, यानी 3 बार है 2 और 3 बार है 3, तो यहाँ लिखे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये हो गए 2 से 16 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम देखेंगे सार गुणनखंड। क्या देखेंगे? सार गुणनखंड। गुणनखंड, सार गुणनखंड क्या है? इसमें केवल 7 ही 7 है, इसमें 7 नहीं है, यानी कोई सार गुणनखंड नहीं होता, तब होता है 1। यानी 1 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो यही संख्या रहेगी, इसमें भी 1 का गुणा करेंगे तो यही संख्या रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी सार गुणनखंड क्या है? सार गुणनखंड है 1। और जब सार गुणनखंड 1 होता है तो संख्या होती है सहअभाज्य। कैसी होती है? सहअभाज्य। इसका मतलब ये सहअभाज्य है, या लिखेंगे सहअभाज्य, अभाज्य है, यानी कि डी का उत्तर क्या होगा? सहअभाज्य है। ये हो गया हमारा डी का उत्तर, यानी कि सी का उत्तर हो गया सहअभाज्य नहीं है और डी का उत्तर हो गया सहअभाज्य है। ये हो गए हमारे ए बी सी और डी सभी भाग हो गए कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।